23 जुलाई की देर शाम देश में ढाई बड़ी घटनाएं हुई। 26 दिनों के अनशन के बाद सोनम वांगचुक का अनशन 2 केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खत्म हुआ। इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेल्फी वीडियो जारी किया। सीजेपी आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार उन्होंने सीधे छात्रों को संबोधित किया था। इन 2 घटनाओं में एक आधी बड़ी घटना दब सी गई। ये वीडियो उसी के नाम है। 23 जुलाई को ही देश की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने सीनियर आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया। इनकी जगह नरेश पाल गंगवार को दी गई। तबादले और भी हुए, लेकिन इन 2 अधिकारियों की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ये सब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच हुआ है, जब सरकार से लगातार जवाबदेही की मांग की जा रही थी। इसलिए इन दोनों अधिकारियों के करियर को अब मैग्नीफाइंग लेंस से देखा जा रहा है। पहले बात नरेश पाल गंगवार की। 56 साल के नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन काडर राजस्थान का है। आईटी रुड़की से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एमए और नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एडवांस डिप्लोमा। करीब 30 साल की सर्विस में नरेश टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर और भरतपुर के कलेक्टर रहे हैं। राजस्थान सरकार में उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा जैसे विभागों में सचिव और प्रधान सचिव के पद पर भी रहे और इसके बाद दिसंबर 2020 से सेंट्रल डेप्यूटेशन पर हैं। पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गए और फिर शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हो गए। इस बीच नरेश पाल पशुपालन एवं मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। यही वो पोस्टिंग है जिसे लेकर वो सुर्खियों में आए थे। 2 जून 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हरि किशन शर्मा की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार ने 2014-15 में सब्जियों और फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की थी। नाम था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका संचालन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता था, जो कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च या फिर कुछ चुनिंदा फूलों की व्यावसायिक खेती शुरू करता तो सरकार उसकी परियोजना की लागत का 50% तक या फिर अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार सब्सिडी के तौर पर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल इस योजना के तहत पूरे देश में केवल 467 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें से एक नाम है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का। रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। खास बात यह कि वो उसी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जिसके अधीन ये योजना चलती है। और तो और वो इस योजना को मंजूरी देने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी एनएचबी के पदेन उपाध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो भी हैं। इस रिपोर्ट के 3 हफ्ते बाद 27 जुलाई को हरि किशन शर्मा की दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि सिर्फ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार का परिवार भी इस सब्सिडी के लाभार्थियों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस नरेश के परिवार के 3 सदस्यों को भी पिछले 5 सालों में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बागवानी योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी मिली है। रिपोर्ट में परिवार के सदस्यों और उनकी सब्सिडी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि नरेश की मां बिंदुमती को जयपुर जिले के जोबनेर तहसील के भासिंगापुर गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए जनवरी 2025 में 46,03,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस समय नरेश पाल गंगवार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। मां के अलावा रिपोर्ट में नरेश के बेटे का भी नाम है। बताया गया कि नरेश के बेटे कुमार ऋत्विक को भी जोबनेर तहसील के धानी बोराज गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए मार्च 2023 में 46,49,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस समय भी गंगवार पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। मां और बेटे के अलावा नरेश की पत्नी डॉक्टर रंजिता सिंह को भी इसी धानी बोराज गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए 2021-22 में 24,36,000 रुपए की सब्सिडी मिली।
जब इस परियोजना के लिए आवेदन किया गया तब नरेश पाल गंगवार राजस्थान सरकार में कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव थे। माने आवेदन सेंट्रल डेप्यूटेशन में आने से पहले हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद मंत्री महोदय और आईएएस नरेश पाल गंगवार पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठाए गए थे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ही उनका बयान भी मिलता है, लेकिन वो बयान प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर को लेकर है, ना कि इस बात को लेकर कि कैसे उनके परिवार के तीन सदस्य इस योजना के लाभार्थी बने। गंगवार ने कहा कि उन्होंने सर्विस रूल के मुताबिक नियमित रूप से संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। अब जब नरेश गंगवार प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय लाए गए हैं तो अपने ही डिपार्टमेंट में लाभार्थी बनने वाली बात का जिक्र फिर से हो रहा है। मसलन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय भ्रष्टाचार को इनाम दे रही है। बीती रात शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया गया, उनकी जगह पशुपालन विभाग के एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिन पर कई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। दीपके आगे लिखते हैं कि पेपर लीक और नीट विवाद की पूरी लड़ाई व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ऐसे में एक अधिकारी की जगह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे दूसरे अधिकारी को नियुक्त करना देश के करोड़ों युवाओं का सीधा अपमान है। क्या सरकार चाहती है कि हम इसे ही समझौता मान ले? गंगवार से इतर चर्चा विनीत जोशी की भी है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय से पंचायती राज भेज दिया गया। विनीत 1992 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं। आईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आईआईएफटी दिल्ली से एमबीए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे और यहीं से इन्होंने पीएचडी भी की। 3 दशक से प्रशासनिक सेवा में हैं और 2 बार सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेजे गए। हालिया डेप्यूटेशन दिसंबर 2024 से ही शुरू हुई। उस वक्त विनीत मणिपुर सरकार के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में सचिव नियुक्त किया गया था। इस पद पर विनीत करीब 18 महीनों तक रहे। नीट 2026 में जो कुछ हुआ उसके बाद से एनटीए सवालों के घेरे में आई। संयोग देखिए कि एनटीए के पहले डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ही थे। इतना ही नहीं, विनीत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के भी सेक्रेटरी और चेयरमैन रहे हैं। वो वहां 10 साल रहे। जो परीक्षाएं एनटीए को दी गई, मसलन नीट, जेईई मेंस और यूजीसी नेट, ये पहले सीबीएसई ही कराती थी। एनटीए बनाते हुए सरकार ने कहा था कि सीबीएसई का काम स्कूल शिक्षा है, राष्ट्रीय स्तर की भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं कराना नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी एनटीए को दी जाएगी। सरकार ने एजेंसी तो बनाई, लेकिन उसका काम पुराने विभाग के मुखिया को ही सौंपा, संभवतः इसीलिए कि विनीत जोशी के पास नेशनल लेवल की परीक्षाएं कराने का अच्छा खासा अनुभव था। विनीत मार्च 2018 से 2020 तक एनटीए के डीजी रहे। इसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। हालांकि 2023-24 में जब मणिपुर में हिंसा का दौर अपने चरम पर पहुंचा तो विनीत को पेरेंट काडर में वापस भेजा गया। तब सरकार को मणिपुर का अनुभव रखने वाले अफसरों की जरूरत थी, तो विनीत को चीफ सेक्रेटरी बनाकर इम्फाल भेजा गया। लेकिन 1.5 साल में ही विनीत केंद्र में लौट आए और तब से ही ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में चीफ सेक्रेटरी रहे। शिक्षा मंत्रालय के भीतर ही विनीत एक और विभाग के सचिव थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। फिर अप्रैल 2025 से विनीत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं। यूजीसी और स्कूल एजुकेशन में इनके पास एडिशनल चार्ज था। 22 जुलाई की रात तक विनीत एक साथ 3 अहम पदों पर नियुक्त हैं। संयोग है कि विनीत बीते कुछ सालों में लगातार ऐसे विभागों या जगहों पर रहे हैं जहां असंतोष एक कीवर्ड बना रहा। एनटीए, मणिपुर और फिर शिक्षा मंत्रालय। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख भेजिएगा। लाल बत्ती के इस अंक में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।